बदलता हुआ देहात। यहाँ से हम लोग देहात के बारे में, यानी गांव के विषय में जानेंगे। जनता में राजा की छवि कैसी थी? राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी? स्वाभाविक है कि इन अभिलेखों से सभी जवाब नहीं मिलते। वस्तुतः साधारण जनता द्वारा राजा के बारे में अपने विचारों और अनुभवों के विवरण कम ही छोड़े गए हैं। फिर भी इतिहासकारों ने इसका निराकरण करने का प्रयास किया है। उदाहरण के तौर पर जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा करके इतिहासकारों ने पता लगाया है। तो इतिहासकारों ने कैसे पता लगाया है कि जनता के हृदय में राजा की क्या छवि थी? तो इसका पता लगाने के लिए उन्होंने जातक और पंचतंत्र जैसे कथाओं की समीक्षा करके पता लगाया है। जातक और पंचतंत्र कि इनमें से अनेक कथाओं के स्रोत मौखिक किस्से कहानियाँ हैं, जिन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया होगा। जातक कथाएं पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गईं। तो जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में। गंततिन्दु जातक नामक एक कहानी में बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है। इन लोगों ने वृद्ध, महिला, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण बालक और यहाँ तक कि जानवर भी शामिल हैं। जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच में यह पता लगाने गया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो एक एक कर सबने अपने दुखों के लिए राजा को भला बुरा कहा। उनकी शिकायत थी कि रात में डकैत उन पर हमला करते हैं, तो दिन में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए लोग अपने अपने गांव छोड़कर जंगल में बस गए। जैसा कि इस कथा से पता चलता है कि राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण रहते थे, क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े कर की मांग करते थे, जिससे किसान खास तौर पर त्रस्त रहते थे। इस जातक कथा से पता चलता है कि इस संकट से बचने का एक उपाय जंगल की ओर भाग जाना होता था। इसी बीच करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने के और उपाय ढूंढने शुरू किए। उपज बढ़ाने के तरीके। उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था, यानी हल का उपयोग खेतों में किया जाता था, जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही गंगा कावेरी की घाटियों के उर्वरक कछारी क्षेत्र में फैला था। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी, वहां लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वरक भूमि की जुताई की जाने लगी। इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी। हालांकि किसानों को इसके लिए कमरतोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। यद्यपि लोहे के फाल वाले हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी, लेकिन ऐसे हलों का उपयोग उप महाद्वीप के कुछ हिस्से में सीमित था। पंजाब और राजस्थान जैसे अर्धशुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी से शुरू हुआ, यानी कि पंजाब और राजस्थान में हल का प्रयोग 20वीं सदी से शुरू हुआ। जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे, उन्होंने खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया। तो कुदाल का प्रयोग किसने किया? जो पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे, जो ऐसे इलाके के लिए कहीं अधिक उपयोगी था। उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुओं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना था। व्यक्तिगत लोग और कृषक समुदायों ने मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए। व्यक्तिगत तौर पर तालाबों, कुओं, नहरों जैसे सिंचाई के साधन निर्मित करने वाले लोग प्रायः राजा या प्रभावशाली लोग थे, जिन्होंने अपने इन कर्मों का उल्लेख अभिलेखों में भी करवाया। सीमाओं का महत्व। मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। इसे संस्कृत भाषा में 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व और
दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच लिखा गया। इस ग्रंथ में राजा को यह सलाह दी गई है, चूँकि सीमाओं की अभिज्ञानता के कारण विश्व में बार बार विवाद पैदा होते हैं, इसलिए उसे सीमाओं की पहचान के लिए गुप्त निशान जमीन में गाड़ कर रखने चाहिए, जैसे कि पत्थर, हड़िया, गाय के बाल, भूसी, राख, खपड़े, गाय के सूखे गोबर, ईंट, कोयला, कंकड़ और रेत। उसे सीमाओं पर इसी प्रकार के और तत्व भूमि में छुपाकर गाड़ने चाहिए जो समय के साथ नष्ट न हो। ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। यद्यपि खेती की इन नई तकनीकों से उपज तो बढ़ी, लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था। कहानियों में, विशेषकर बौद्ध कथाओं में, भूमिहीन खेतिहर, श्रमिकों, छोटे किसानों और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। बड़े बड़े जमींदारों और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, जो प्रायः किसानों पर नियंत्रण रखते थे। प्रायः ग्राम प्रधान का पद प्रायः वंशानुगत होता था। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है, जैसे कि बेल्लालर या बड़े जमींदार, हलवाहा या उलवर और दास अड़िमई। यह संभव है कि वर्गों की यह विभिन्नता भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित हो। ऐसी परिस्थितियों में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया, जिसकी चर्चा प्रायः विधि ग्रंथों में की जाती है। खेती की इन तकनीकों का उपयोग कर, यानी नहरों और हलों का उपयोग कर, खेती में असमानताएं बढ़ने लगी। यानी जो इन चीज़ों का उपयोग करते थे वह ज़्यादा विकसित हुए, उनकी फसलें ज़्यादा अच्छी होती थी, और जो इन विधियों का उपयोग नहीं करते थे वो उनकी फसलें अच्छी नहीं होती थी, इसलिए विभिन्नताएं उत्पन्न होने लगी थी। गृहपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों, दासों पर नियंत्रण करता था। घर से जुड़े भूमि, जानवर और अन्य सभी वस्तुओं का वह मालिक होता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों, व्यापारियों के लिए भी होता था। भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण। ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कई का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। इनमें से कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए थे, लेकिन अधिकांश ताम्र पत्रों पर खुदे होते थे, जिन्हें संभवतः उन लोगों को प्रमाण रूप में दिया जाता था जो भूमिदान लेते थे। भूमिदान के जो प्रमाण मिले हैं वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं पर ब्राह्मण को दिए गए थे। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे, विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद के अभिलेखों के कुछ अंश संस्कृत में हैं और कुछ तमिल और तेलुगु जैसी स्थानीय भाषाओं में हैं। आइए एक और अभिलेख पर ध्यान से विचार करें। प्रभावती गुप्त। आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय 375 और 415 ईस्वी की पुत्री थी। यानी प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। उनका विवाह दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश का था। संस्कृत धर्म ग्रंथों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी किया था। इसका एक कारण यह हो सकता है क्योंकि वह एक रानी थी और इसलिए उनका यह उदाहरण एक विरला ही रहा हो। यह भी संभव है कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता हो। अभिलेख से हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है। इनमें ब्राह्मण, किसान और अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे जो शासकों या
उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। अभिलेख के अनुसार इन लोगों को गांव के नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था और संभवतः अपने भुगतान उसे ही देने पड़ते थे। इस प्रकार भूमिदान अभिलेख देश के कई हिस्सों में प्राप्त हुए हैं। क्षेत्रों में दान में दी गई भूमि को माप में अंतर है, कहीं कहीं छोटे छोटे टुकड़े तो कहीं कहीं बड़े बड़े क्षेत्र दान में दिए गए। साथ ही भूदान और में दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी क्षेत्रीय परिवर्तन मिलते हैं। इतिहासकारों में भूमिदान का प्रभाव एक गर्म वाद विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमिदान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की एक रणनीति थी, जबकि कुछ का कहना है कि भूमिदान से दुर्बल होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है, अर्थात राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगा तो उन्होंने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाने का प्रारंभ कर दिए। उनका यह भी मानना है कि राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर पर मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे। जैसा कि हमने पहले अंश में देखा है, उनका नियंत्रण ढीला होता जा रहा था, इसलिए वे अपनी शक्ति का आडंबर प्रस्तुत करना चाहते थे। प्रभावती गुप्त और दंगुन गांव। प्रभावती गुप्त ने अपने अभिलेख में यह कहा है, प्रभावती ग्राम कुटुंबिनों यानी गांव के गृहस्थ और कृषक ब्राह्मणों और दगुन गांव के एक अन्य वासियों को आदेश देती है। आपको ज्ञात हो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को धार्मिक पुण्य प्राप्ति के लिए इस गांव को जल अर्पण के साथ आचार्य चनाल स्वामी को दान किया गया है। आपको इनके सभी आदेशों का पालन करना चाहिए। एक अग्रहार के लिए उपयुक्त निम्नलिखित रियायतों का निर्देश भी देती हूँ। इस गांव में पुलिस और सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। दौरे पर आने वाले शासकीय अधिकारियों को यह गांव घास देने और आसन में प्रयुक्त होने वाली जानवरों की खाल और कोयला देने के दायित्व से मुक्त है। साथ ही वे मदिरा खरीदने और नमक हेतु खुदाई करने के राजसी अधिकार को कार्यान्वित किए जाने से मुक्त हैं। इस गांव को खनिज पदार्थ और खदिर वृक्ष के उत्पाद देने से भी छूट है। फूल और दूध देने से भी छूट है। इस गांव का दान इसके भीतर की संपत्ति और बड़े छोटे सभी करों सहित किया गया है। इस राज्यादेश को 13वें राज्य वर्ष में लिखा गया है और इसे चक्रदास ने उत्कीर्ण किया है। भूमिदान के प्रचलन से राज्य और किसानों के बीच संबंध की झांकी मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण नहीं था, जैसे कि पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार, घुमक्कड़ या लगभग एक ही स्थान पर रहने वाले और जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग। सामान्यतः ऐसे लोग अपने जीवन और आदान प्रदान के विवरण नहीं रखते थे। नगर एवं व्यापार। नए नगर। आइए उन नगरों की बात करें जिनका विकास लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। जैसा कि हमने पढ़ा है, इनमें से अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियां थे। इस समय के जो नगर थे वो महाजनपदों की राजधानियां थे। प्रायः सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे बसे थे, यानी पाटलिपुत्र नदी मार्ग के किनारे स्थित था। उज्जैनी जैसे अन्य नगर भूतल मार्गों के किनारे थे। तो भूतल मार्गों उज्जैनी किन मार्गों के किनारे थे? भूतल मार्गों के किनारे थे। इनके अलावा फुहार जैसे नगर समुद्र तट पर थे।
इसको आप देख लीजिएगा। फुहार और उज्जैनी, उज्जैनी भूतल और फुहार समुद्र तट पर थे, जहाँ से समुद्री मार्ग प्रारंभ हुआ। मथुरा जैसे अनेक शहर व्यावसायिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र थे। नगरीय जनसंख्या, संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार, यानी शिल्पकार और संभ्रांत वर्ग नगरों में रहते थे। हमने पढ़ा है कि शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे। यद्यपि इनमें से अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है, क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं। हड़प्पा शहरों से भिन्न, लेकिन फिर भी यहाँ से विभिन्न प्रकार के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें उत्कीर्ण श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियाँ मिली हैं, जिन पर चमकदार कलई चढ़ी है। इन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। इन्हें जो कटोरा और थालियाँ प्राप्त हुई हैं जिसपे कलई, उसे क्या कहा जाता है? उसे उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। संभवतः कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। संभवतः इनका उपयोग अमीर लोग किया करते होंगे। साथ ही सोने, चांदी, कांसे, तांबे, हाथी दांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थों के बने गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी मिली है। द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व आते आते हमें कई नगरों में छोटे दानात्मक अभिलेख प्राप्त होते हैं। इनमें दाता के नाम के साथ साथ प्रायः उनके व्यवसाय का भी उल्लेख होता है। इनमें नगरों में रहने वाले धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लौहकार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी और राजाओं के बारे में विवरण लिखे होते हैं। कभी कभी उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें श्रेणी कहा जाता है। यानी व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता है? व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता है। कभी कभी उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का उल्लेख मिलता है, जिन्हें श्रेणी कहा जाता है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये श्रेणियाँ संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी। यह संभव है कि शिल्पकारों ने नगर में रहने वाले संभ्रांत लोगों की बढ़ती मांग को पूरी करने के लिए कई प्रकार के लौह उपकरण का प्रयोग किया हो। उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का मानो जाल बिछ गया था और कई दिशाओं में फैल गया था। मध्य एशिया और उससे भी आगे तक भूमार्ग थे। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाहों से जल मार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैल गया और बंगाल की खाड़ी से यह जल मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया। शासकों ने प्रायः इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की और संभवतः वे इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले उनसे धन लेते थे। इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी तथा बैलगाड़ी और घोड़े, खच्चरों जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी होते थे। साथ ही समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे और समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे, जो खतरनाक तो नहीं लेकिन बहुत लाभदायक भी होती थी। तमिल भाषा में मत्स्यथुवन और प्राकृत में सत्यवाह और सेट्ठी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे।
नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उससे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाए जाते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसालों तथा कपड़ों व जड़ी बूटियों की भारी मांग थी। इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र तक पहुँचाया जाता था। सिक्के और राजा। व्यापार के लिए सिक्के के प्रचलन से विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया था। चांदी और तांबे के आहत सिक्के 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सबसे पहले ढाले गए। सबसे पहले चांदी और तांबे के सिक्के ढाले गए और प्रयोग में लाए। पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। मुद्राशास्त्रियों ने इनका और अन्य सिक्कों का अध्ययन करके उनके वाणिज्यिक प्रयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाया है। आहत सिक्के पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश और राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई तो पता चला कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था। यह भी संभव है कि व्यापारियों, धनपतियों और नागरिकों ने इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हों। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। यानी सबसे पहले शासकों के नाम और प्रतिमा के साथ किसने सिक्के जारी किए थे? हिंद यूनानी शासकों ने, जिन्हें 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। इन्होंने कहाँ स्थापित किया नियंत्रण? हिंद यूनानी शासकों ने इन्होंने 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। हालांकि सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में कुषाण राजाओं ने जारी किए। सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर किसने जारी किए? कुषाण राजाओं ने जारी किए। इनके आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राटों और ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी सिक्कों के बिल्कुल समान थे। उत्तर और मध्य भारत के कई पुरास्थलों पर ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों के व्यापक प्रयोग से संकेत मिलता है कि बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। इसके अलावा दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं, जिनसे यह स्पष्ट है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बंधा नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित था। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में यौधेय, कबायली गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए थे। पुराविदों को यौधेय शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले हैं, जिनसे यौधेयों के व्यापार में रुचि और सहभागिता परिलक्षित होती है। सोने के सबसे भव्य सिक्कों में से कुछ गुप्त शासकों ने जारी किए। इनके आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था। इन सिक्कों के माध्यम से दूर देशों से व्यापार विनिमय करने में आसानी होती थी, जिससे शासकों को भी लाभ होता था। 6ठी शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। क्या इससे यह संकेत मिलता है कि इस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया?
था। इतिहासकारों ने इसे लेकर मतभेद है। कुछ का कहना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, जिससे उन राज्यों, समुदायों और क्षेत्रों की संपन्नता पर असर पड़ा जिससे दूरवर्ती व्यापार से लाभ मिलता था। अन्य का कहना है कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय होने लगा। उनका यह भी कहना है कि यद्यपि इस काल में के सोने के सिक्कों का मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में सिक्के का उल्लेख होता रहा। क्या इसका अर्थ यह हो सकता है कि सिक्के इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि वे प्रचलन में थे और उनका किसी ने संग्रह करके नहीं रखा था? मूल बातें, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है? अभी तक हम अन्य बातों के अलावा अभिलेखों के अंशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हम अन्य बातों के अलावा अभिलेखों के अंशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इतिहासकारों को यह कैसे ज्ञात होता है कि अभिलेख पर क्या लिखा है? यानी अभिलेख पर जो लिखा है वह इतिहासकार कैसे जान जाते हैं? ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि थी। यानी आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त सभी लिपियों का मूल कौन सी थी? सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि थी। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। 18वीं सदी में यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया। यानी यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया और उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूनों से तुलना शुरू हुई। यानी कि जो उनके अक्षर थे और जो प्राचीन अक्षर थे उससे तुलना करके आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों में कई बार यह अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं, जबकि प्राचीनतम अभिलेख वस्तुतः प्राकृत में थे। प्राचीनतम अभिलेख किस प्राकृतिक भाषा में थे? फिर कई दशकों बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का 1938 ईस्वी में अर्थ निकाला। तो अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? जेम्स प्रिंसेप ने किया। ब्राह्मी लिपि 1838 में इसका अर्थ निकाला। इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। किस सन में किसने पहले अशोक की लिपि को पढ़ा? खरोष्ट लिपि को कैसे पढ़ा गया? खरोष्ट लिपि कहाँ पर? पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में मिली थी। पश्चिमोत्तर के अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्ट लिपि के पढ़े जाने की कहानी अलग है। इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजाओं लगभग प्रथम और द्वितीय और प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व द्वारा बनाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई। हिंद यूनानी राजा, इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्ट में लिखे गए हैं। यानी इन सिक्कों में यूनानी राजाओं के नाम खरोष्ट लिपि में लिखे गए। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। उदाहरण के तौर पर दोनों लिपियों में अपोलोडोरस का नाम लिखने में एक ही प्रतीक, मान लीजिए अ, प्रयुक्त किया गया। चूँकि प्रिंसेप ने खरोष्टी में लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृत के रूप में की थी, इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। इतिहासकारों और अभिलेखों के काम करने के तरीकों का पता लगाने के लिए आइए अशोक के 2 अभिलेखों को ध्यान से पढ़ें। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभिलेख षोडश में शासक अशोक का नाम नहीं लिखा है।
इनमें अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि देव नाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी यानी देखने में सुंदर, यानी इसमें अशोक का नाम देवा नाम प्रिय और प्रियदर्शी बताया गया। अशोक नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है जिसमें उनकी उपाधियां भी लिखी हैं। इन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अभिलेख शास्त्रियों ने पता लगाया कि उनके विषय, शैली, भाषा, पुरालिपि विज्ञान सब में समानता है। अब वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इन अभिलेखों को एक ही शासक ने बनवाया था। आपने यह भी देखा होगा कि अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा है कि उसने पहले के शासकों के रिपोर्ट एकत्र करने की व्यवस्था नहीं की थी। यदि अशोक से पहले ही उपमहाद्वीपीय इतिहास पर विचार करें तो क्या आपको लगता है कि अशोक का यह वक्तव्य सही है? इतिहासकारों को बार बार अभिलेखों में लिखे कथनों का परीक्षण करना पड़ता है ताकि यह पता चल सके कि जो उसने लिखा है वह सत्य है, संभव है या फिर अतिशयोक्तिपूर्ण। क्या आपने ध्यान दिया है कि कुछ शब्द ब्रैकेट में लिखे हैं? अभिलेख शास्त्री प्रायः वाक्यों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। यह बड़े ध्यान से करना पड़ता है जिससे कि लेख का मूल अर्थ बदल न जाए। इतिहासकारों को और भी परीक्षण करने पड़ते हैं। यदि राजा के आदेश यातायात मार्गों के किनारे और नगरों के पास प्राकृतिक पत्थरों पर उत्कीर्ण थे तो क्या वहां से आने जाने वाले लोग इन्हें पढ़ने के लिए उस स्थान पर रुकते थे? अधिकांश लोग प्रायः पढ़े लिखे नहीं थे। क्या पाटलिपुत्र में प्रयुक्त प्राकृत उपमहाद्वीप में सभी स्थानों पर लोग समझते थे? क्या राजा के आदेशों का पालन किया जाता था? इन प्रश्नों के उत्तर पाना सदैव आसान नहीं है। इनमें से कुछ समस्याओं के प्रमाण हमें अशोक के अभिलेख में मिलते हैं, जिसकी व्याख्या प्रायः अशोक की वेदना के प्रतिबिंब के रूप में की जाती है। साथ ही यह युद्ध के प्रति उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन को भी दर्शाता है, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे। यदि हम अभिलेख के शाब्दिक अर्थ के परे समझने का प्रयास करते हैं तो परिस्थिति और भी जटिल हो जाती है। यद्यपि अशोक के अभिलेख आधुनिक उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनकी वेदना को परिलक्षित करने वाला अभिलेख वहाँ नहीं मिला है, अर्थात यह अभिलेख उस क्षेत्र में नहीं उपलब्ध है जिस पर विजय प्राप्त की गई थी। इसका हम क्या अर्थ लगाएं? क्या राजा के नौ विजय की वेदना उस क्षेत्र के लिए इतनी दर्दनाक थी कि राजा इस मुद्दे पर भी कुछ कह न सका? राजा की वेदना। जब देव नाम प्रिय या प्रियदर्शी ने अपने शासन के 8 वर्ष पूरे किए, यानी जब अशोक ने अपने शासन के 8 वर्ष पूरे किए तो उन्होंने कलिंग यानी आधुनिक उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया गया, 1 लाख मारे गए और इससे भी ज़्यादा की मृत्यु हुई। कलिंग पर शासन स्थापित करने के बाद देव नाम प्रिय धर्म के गहन अध्ययन, धर्म के स्नेह और धर्म के उपदेश में डूब गए। यही देव नाम प्रिय के लिए कलिंग पर विजय का पश्चाताप है। देव नाम प्रिय के लिए यह बहुत वेदनाई और निंदनीय है कि जब कोई किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता है तो पराजित राज्य का हनन होता है, वहाँ लोग मारे जाते हैं, निष्कासित किए जाते हैं। और अशोक का क्या नाम था? देव नाम प्रिय या प्रियदर्शी। अभिलेख साक्ष्य की सीमा। अब हम देखते हैं अभिलेख साक्ष्य की सीमा क्या थी। अब आपको यह पता चल गया होगा कि अभिलेख से प्राप्त जानकारी की भी सीमा होती है। कभी कभी इसकी तकनीकी सीमा होती है। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता है। साथ ही अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं जिनसे अक्षर लुप्त हो जाते हैं। इसके अलावा अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान
हो पाना सदैव सरल नहीं होता, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं। यदि आप अभिलेख के शोध पत्रों को पढ़ें तो आप पाएंगे कि विद्वान इनके पढ़ने के वैकल्पिक विधियों पर चर्चा करते रहते हैं। यद्यपि कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सके या प्रकाशित किए जा गए हैं या उनके अनुवाद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त और अनेक अभिलेख रहे होंगे जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे। हाल इसलिए जो अभिलेख अभी उपलब्ध हैं वह संभवतः कुल अभिलेखों के अंश मात्र हैं। इसके अतिरिक्त एक और मौलिक समस्या है। यह जरूरी नहीं है कि जिसे हम आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित किया गया हो। उदाहरण के तौर पर खेती की दैनिक प्रक्रियाएं, रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता, क्योंकि प्रायः अभिलेख बड़े और विशेष अवसरों का वर्णन करते हैं। इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते थे। इसलिए इन अभिलेखों में व्यक्त विचारों की समीक्षा अन्य विचारों के परिप्रेक्ष्य में करनी होगी, ताकि अपने अतीत का बेहतर ज्ञान हो सके। अर्थात राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से ही नहीं मिलता। साथ ही इतिहासकार प्रायः प्राचीन और अर्वाचीन दोनों प्रकार के प्रमाणों पर आशंका व्यक्त करते हैं। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में और 20वीं सदी के प्रारंभ में इतिहासकार प्रमुख रूप से राजाओं के इतिहास में रुचि रखते थे। 20वीं सदी के मध्य में आर्थिक परिवर्तन विभिन्न सामाजिक समुदायों के उदय के विषय में महत्वपूर्ण बन गए। हाल के दशकों में ऐसे समुदायों के प्रति इतिहासकारों की रुचि बढ़ी है जो सामाजिक हाशिए पर रहे हैं। इससे संभवतः प्राचीन स्रोतों का पुनर्विचार किया जाएगा और विश्लेषण की नई विधाएं विकसित होंगी। ये देखिए, प्रमुख राजनैतिक और आर्थिक विकास लगभग 680 से 500 ईस्वी में क्या हुआ था। धान की रोपाई, गंगा घाटी में नगरीकरण, महाजनपद और आहत सिक्के। लगभग 500 से 400 ईस्वी पूर्व मगध के शासकों की सत्ता पर पकड़, यानी 500 से 400 ईस्वी पूर्व मगध के शासकों की सत्ता पर पकड़ हुई। 327 से 325 ईस्वी पूर्व क्या हुआ, सिकंदर पर आक्रमण। सिकंदर का आक्रमण कब हुआ? 327 से 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने आक्रमण किया। और चंद्रगुप्त मौर्य का राजाद्रोह 331 ईस्वी पूर्व। अशोक का शासन 272 यानी 368 और 331 ईस्वी पूर्व। मौर्य साम्राज्य का अंत 185 ईस्वी पूर्व और 200 से 100 ईस्वी पूर्व। पश्चिमोत्तर शक शासन। दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्य और दक्कन में सातवाहन। चोल, चेर, पांड्य दक्षिण भारत में राज्य करते थे और दक्कन में सातवाहन वंश राज्य करता था। 200 से 100 ईस्वी पूर्व। 100 से 200 ईस्वी पूर्व तक पश्चिमोत्तर शक यानी मध्य एशिया के लोग शासन। रोमन व्यापार, सोने के सिक्के। कनिष्क का राजाद्रोह लगभग 78 ईस्वी पूर्व में हुआ। सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमिदान के अभिलेख के प्रमाण लगभग 100-200 ईस्वी पूर्व। गुप्त शासन का आरंभ लगभग 320 ईस्वी पूर्व। समुद्रगुप्त लगभग 335 से 375 ईस्वी पूर्व। द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय। दक्कन के वाकाटक लगभग 375 से 415 ईस्वी पूर्व। कर्नाटक के चालुक्य का उदय और तमिल राज्यों में पल्लव का उदय लगभग 500 से 600 ईस्वी पूर्व। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन चीनी यात्री ह्वेन त्सांग की यात्रा लगभग 606 से 647 ईस्वी पूर्व। अरबों का सिंध पर विजय लगभग 712 ईस्वी पूर्व। आर्थिक विकास का शुद्ध काल निर्धारण आसान नहीं है, साथ ही उपमहाद्वीप में अनेक भिन्नताएं हैं
जिन्हें काल रेखा में इंगित नहीं किया गया है। विशेष विकास की विशिष्ट काल का उल्लेख किया गया है। कनिष्क के राजाद्रोहण की तिथि निश्चित नहीं है, अतः राजारोहण की तिथि के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। काल रेखा अभिलेख शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति, इसको आप देख लीजिएगा। अभिलेख के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। 1784 बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन। तो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब हुआ? 1784 में कोनिन मैकेंजी ने संस्कृत और तमिल भाषा के 800 अभिलेख एकत्र किए। कोलिन ने 810 का दशक जे प्रिंसेप द्वारा अशोक की ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालना। 1877 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के अभिलेखों के एक अंश को प्रकाशित किया। तो अशोक के अभिलेखों के एक अंश को किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1877 में। और 1886 में दक्षिण भारत के अभिलेखों के शोध पत्र एपिग्राफिया कर्नाटक का प्रथम अंक। 1888 में एपिग्राफिया इंडिका का प्रथम अंक। 1965 और 66 DC सरकार ने इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी प्रकाशित की। Thank you for watching the video.